हेलो, आपके सामने है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए पृष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम आगे की वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले का हमने लोड कर दिया है पेज नंबर 558 यानी 558। आगे के देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब यहाँ से देखिए, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद सिम्बोलिस्ट्स कहलाया। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधित कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविता के लिए भी प्रतीक शैली की ओर वहाँ प्रवृत्त रही। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ है में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और इस प्रकार के रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सभी का कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी से उसका पद्धति परखी है, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रयोगागार, वेदना, विवृत्ति, सौंदर्य, संगठन, मधुचार्य, अतृप्त व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्ति रही। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी इनके मधुमय गानों में मिलती रही। इस परिमित क्षेत्र के भीतर चित्र भाषा शैली का वे विलक्षण के साथ दर्शन करते रहे, जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है। विलक्षण लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावली के अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे, जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर कम थी। वे बंग भाषा के कविता के ढंग पर श्रुति रंजक या नादनिकृत पदावली गुम्फित करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए। चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उनकी व्यंजना करने वाली अप्रस्तुति चित्र का विधान भी। अतः अनव्यक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी तीव्रतात्मक की प्रक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अनुक्ति के प्रचुर के रूप में ही नहीं, कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में हुआ। इनमें से उत्पादन और लक्षणाओं को छोड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार साध्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली है। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थी,
तथा रीतिकाल के और उनके पीछे भी होती रही। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिनके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? 3। सदृश, रूपक या आकार का साम्य, पहला रूपक या आकार का साम्य। साध्र्मर यानी गुण या क्रिया का साम्य, दूसरा गुण या क्रिया का साम्य जिसे साधमर कहते हैं। और केवल शब्द साम्य 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना, तीसरा शब्द साम्य 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना। इनमें से अंतिम तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वाले के ही काम का है रहे सदृश और साधम्य विचार करने पर इन दोनों के प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसी ही अप्रस्तुति की ओर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, क्रांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना उगाते हैं। तो कौन इसमें उगाता है? सौंदर्य सिद्ध कवियों की अप्रस्तुति। काव्य में बधे चले आते हुए उपमान अधिकतर इसी के हैं। केवल रूप, रंग, आकार या व्यापार को ऊपर में देखकर या नाप जोख कर भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के बहुत ही कुछ साम्य साध्य का असभ्य गाम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप जोख के अनुसार ही रखे जाने लगे। कट की सूक्ष्मता दिखने के लिए सिंघनी और भीड़ सामने लाई जाने लगी। तो ये आपको कथन में सही गलत में आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। नेट और उसमें PGTDG और उसमें कंपटीशन जो भी आप दे रहे हो। छायावाद बड़ी सदृशता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सदृश या साध्यम्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर ही अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत सिंबॉलिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके घोतक उष्मा प्रभाव, मधुकाल प्रियों के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुप, श्वेत या शुभ के स्थान पर कुंद, रजत, मधुर स्थान पर मधु, दीप्तिमान या क्रांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के लिए झनकार, भाव प्रभाव के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आकार का लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। हिंदी की काव्य परंपरा में अनुक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता एक प्रकार से अभाव ही रहा। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं मिल जाती है। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक सहसा किसी ने दिखाया तो घनानंद ने। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस
पंत जी ने लाछिक सबसे अधिक लाछिक साहस किसने दिखाया? पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया है। जैसे पहला, धूल की डेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। धूल की डेरी यानी असुंदर वस्तुएं, मधुमय गान मतलब गान के विषय में अर्थात सुंदर वस्तुएं। मर्म पीड़ा के हास्य, हास्य मतलब विकास समृद्धि, हास्य मतलब विकास समृद्धि, विरोध वैचित्र्य के लिए। तो नमस्कार, ये पूरा हो गया 560 पेज। अब कल हम आपको 561 पेज का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर अपने नेट की परीक्षा और पीजीटी में उपयोग करेंगे, जैसे कथन में सही गलत में आ सकता है। तो नमस्कार, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये फ्री में वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट है।